अभिमन्यु को खींचकर अपने घर से बाहर खड़ा कर देती है और अपने घर का दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर देती है। अभिमन्यु को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों पंखुड़ी उसे अपने पापा का हत्यारा बता रही थी। वो तो यहाँ पर कमलनाथ जी से मिलने आया था। उल्टे उसे शौक लगता है ये जानकर कि कमलनाथ जी अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले 40 दिन से तो वो अपने डैड की हेल्थ को लेकर परेशान था। माना कमलनाथ जी राजेंद्र राठौड़ जी की जान बचाते हुए घायल हुए थे। उनके सर्जरी के लिए उनके जिगरी दोस्त उन्हें यूएस ले गए थे और अभिमन्यु भी तो वहीं था। अभिमन्यु तो अपने चाचा जी से कहकर कमलनाथ जी के इलाज के लिए उन्हें भी यूएस ही बुलवा रहा था, मगर फिर उसे पता चला कि उनकी बेटी उन्हें बाहर नहीं ले जाना चाहती, तो उसने डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी थी उनके इलाज के लिए। उनकी कंडीशन भी सुधर रही थी, तभी तो पंखुड़ी उन्हें आगे के इलाज के लिए शिमला ले आई थी। अब ये इल्जाम अभिमन्यु को समझ ही नहीं आ रहा था। अब अभिमन्यु अपनी कार में बैठकर होटल का रुख करता है। आज तुम गुस्से में हो पंखुड़ी, कल तुमसे बात करूंगा, वो अपने मन में सोचता है। अगले दिन पंखुड़ी जैसे ही अपने घर के बाहर आती है, अभिमन्यु को पहले से ही वहां खड़ा पाती है। पंखुड़ी को देखकर अभिमन्यु जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, पंखुड़ी उल्टे पैर वापस लौट जाती है और गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। अभिमन्यु दरवाजा खटखटाता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। सुबह से शाम हो जाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अभिमन्यु निराश होकर लौट जाता है। अगले दिन पंखुड़ी फिर से घर से बाहर निकलती है, मगर आज अभिमन्यु वहां नहीं था। अच्छा हुआ आज नहीं है, वरना आज तो सिर ही फोड़ देती उसका मैं। बड़बड़ाते हुए पंखुड़ी वहां से निकल जाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है और एक पत्थर पर बैठते हुए वो बिलखने लगती है। पापा, क्यों चले गए आप? नहीं संभाल पा रही खुद को, एक बार लौट आओ ना प्लीज। माना आप अपना काम कर रहे थे, पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी पंखु कैसे रहेगी आपके बिना। अब यहाँ रूठ कर आने पर कौन मनाएगा मुझे? बोलकर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। तभी एक हाथ उसके सिर पर आता है और पंखुड़ी एकदम से रोते रोते चुप होकर खुश होते हुए बोलती है, पापा। और जैसे ही ये एक शब्द बोलकर अपना सिर उठाती है तो जोर से चीख पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अभिमन्यु को अपने सामने खड़े देखकर पंखुड़ी बोलती है, देखो मैं बस तुमसे एक बार बात करना चाहता था। अभिमन्यु उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, कहकर पंखुड़ी वहां से जाने लगती है, मगर अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब गुस्से में पंखुड़ी अपना हाथ उठाती है अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के लिए, जिसे अभिमन्यु बीच में ही पकड़ लेता है और उसके उस हाथ को मोड़कर कमर के पीछे ले जाता है। इस सब में दोनों एक दूसरे के एकदम नजदीक आ जाते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति के लिए पंखुड़ी तैयार नहीं थी और वो अपने होश खोने लगती है, जिसे अभिमन्यु अपनी बाहों में थाम लेता है। अभिमन्यु से इतनी नजदीकी से उसे घबराहट होने लगती है। ऊपर से अपने पापा के जाने के बाद से ही पंखुड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और ये स्ट्रेस अभिमन्यु के आने से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके फलस्वरूप पंखुड़ी बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु अब पंखुड़ी को अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाता है और फिर कॉल करके कहता है, सुनो मैनेजर, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को भेजो। जी सर, अभी भेजता हूँ, मैनेजर जवाब देता है। 2 घंटे बाद पंखुड़ी होश में आती है। डॉक्टर उसकी बेहोशी का कारण उसका जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस बताते हैं और पंखुड़ी को इंजेक्शन देकर कुछ दवाई देते हैं और अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर कहीं और लगाने को बोलते हैं। मतलब सीधे सरल शब्दों में स्ट्रेस से दूर रहने की सलाह देते हैं। अभिमन्यु डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है और फिर सुलोचना जी को अपना कार्ड और एक फाइल पकड़ाते हुए बोलता है, आंटी, इसमें पंखुड़ी का अपॉइंटमेंट लेटर है। वो जब ठीक महसूस करे राठौड़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती है और ये कुछ पैसे हैं। बोलते हुए नोटों की कुछ गड्डी सुलोचना जी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन इससे पहले कि सुलोचना जी उन नोटों की गड्डियों को थामती कि तभी पंखुड़ी बीच में आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, नहीं चाहिए तुम्हारी खैरात। तुम्हें क्या लगता है यूं पैसे देकर तुम मेरे पापा के खून से मुक्त हो जाओगे? अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करने वाली, कभी भी नहीं। क्या कब से खूनी खूनी लगा रखा है? ये खैरात नहीं चाहिए तो कैसे चलाओगे अपना घर? रोज उस पहाड़ पर बैठकर, जो कभी लौट कर नहीं आने वाले हैं, उनकी याद में आंसू बहाकर?
या अपनी मॉम को दर दर भीख मंगवा कर। अभिमन्यु पंखुड़ी से तीखे शब्दों में पूछता है। अभिमन्यु! पंखुड़ी जोर से चीखती है और साथ ही अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है और एक बार फिर अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा। गलती की मैंने यहाँ आकर। तुम एक नंबर की मगरूर और बदतमीज लड़की हो और ऐसे लोगों का गुरूर तोड़ने में बड़ा मजा आता है मुझे। आज जिन पैसों और जॉब को ठुकरा रही हो, बहुत जल्दी ही अपनी नाक रगड़ते हुए आओगी मेरे पास। मेरा ऑफर आज भी खुला है और आगे भी खुला रहेगा। देखता हूं कब तक तुम्हारी अकड़ ढीली पड़ती है। कहकर अभिमन्यु आगे बढ़ता है और फिर 2 कदम चलते ही पीछे मुड़कर बोलता है, वैसे मुझे पता है बहुत जल्द ही तुम्हें इस नौकरी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर को संभाल कर रखना। अभिमन्यु के बारे में जो पंखुड़ी कह रही थी, क्या वो सच था या पंखुड़ी का वहम था? क्या पंखुड़ी अभिमन्यु के ऑफिस में जॉब करने जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी क्या यही प्यार है, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।